और इस समय खबरों की दुनिया का बड़ा सत्य, और बड़ा सत्य ये कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह अरेस्टिंग हुई है। आपको ये भी हम बता दें कि ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट से 3 दिन की इजाजत मिली थी। परसों, कल और आज 3 दिन ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। तिहाड़ में यह पूछताछ चल रही थी और आखिरकार मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी अरेस्ट कर लिया गया है। जुडिशियल कस्टडी में थे मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, शराब घोटाले के आरोपी, और 26 फरवरी को हुई थी उनकी अरेस्टिंग। सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन ईडी को भी पूछताछ की इजाजत दी थी। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ये आज तीसरे दिन की पूछताछ चल रही थी, 8 घंटे की पूछताछ के बाद अब सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी ईडी ने की है। तो अब देखना होगा आगे कि पहले सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया, 5 दिन की पहले रिमांड मिली, उसके बाद 2 दिन इस रिमांड को बढ़ाया गया और फिर जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया और रिमांड रूम जुडिशियल कस्टडी भी बना रहा। ईडी की पूछताछ हुई और अब अरेस्टिंग ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की कर ली है। और मेरी सहयोगी मिताली चंदोला इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, ज्यादा बेहतर सत्य इस खबर का हम तक और आप तक पहुंचा पाएंगी। मिताली, 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहती हूं और सत्य समझना चाहती हूं इस पूरी खबर का। पहली चीज तो ये कि ऑलरेडी वो जुडिशियल कस्टडी में थे, लेकिन ये अरेस्टिंग सीबीआई ने की थी। अब ये जो अरेस्टिंग ईडी की तरफ से हुई है, ये भी समझाएं कि दोनों मामले जाहिर तौर पर अलग अलग हैं। सीबीआई की चार्जशीट और सीबीआई के चार्जेस अलग हैं, ईडी के चार्जेस अलग हैं, क्योंकि ईडी सिर्फ फाइनेंसेस से जुड़े हुए मसलों की इंटरोगेशन करता है। ऐसे में ये गिरफ्तारी का सत्य और इसका संकेत क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ईडी ने जब पूछताछ की भी बात करी थी तो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है उन्होंने परमिशन लिया था, और अभी ये जो गिरफ्तारी की बात है इसके लिए बॉडी वारंट की भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में। और जिस तरीके से साक्ष्य तथ्य ईडी के पास थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेके, और जो अभी तक इसमें एक्साइज का मामला आ रहा है, जो ड्राफ्ट पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी उसका ये जो इन पे आरोप लग रहे थे वो ये थे कि वो पॉलिसी जो है कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले जो है साउथ लॉबी में पहुंची गई, और साउथ लॉबी में जब गई है तो उसके बाद उसमें तमाम संशोधन किए गए थे सहूलियत के हिसाब से, और उसके बाद ही वो सारी पॉलिसी जो है प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट की गई थी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अरुण पिल्लई का नाम आ रहा था। अरुण पिल्लई की भी गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है, और कहा जा रहा था गोवा इलेक्शंस के टाइम पर उन्होंने 100 करोड़ का जो है किकबैक दिया था आप पार्टी को। सबसे अहम बात यह, उसके बाद के कविता को भी। तो जो साउथ के जितने भी कनेक्शंस है वो एक के बाद एक उसकी परत दर परत खुलती जा रही है। और रही बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो काफी लंबे टाइम से जो है ईडी जो है इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर ये समझना चाहती हूँ, आपने साउथ के तमाम लोगों का, आपने शराब कारोबारी पिल्लई का भी जिक्र किया, 11th अरेस्टिंग थी वो इस पूरे मामले में, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, मेरे दर्शक जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तरफ सीबीआई की अरेस्टिंग, उसके बाद रिमांड और फिर जुडिशियल कस्टडी। अभी जो ईडी ने अरेस्ट किया है, क्या ईडी का ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट होगा क्या? और जैसे आज अरेस्टिंग हुई है, कहां पर पेशी होगी मनीष सिसोदिया की और उसके आगे का प्रोसीजर कैसे तय होगा? देखिए, आपको बताना चाहूंगी ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है वो ईडी के अंतर्गत आता है, और पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का आपको पता होगा कि साउथ लॉबी का जो ये एक्साइज की जो पूरी ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी, और पर्टिकुलर लोगों को जो है, जो लिकर मैन्युफैक्चरर हैं, उनको फायदा दिया गया था। और जब गोवा के इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पर 100 करोड़ का जो मामला था वो भी सामने आया था। तो वो तमाम दस्तावेज और तमाम साक्ष्य तथ्य ईडी के पास थे, जिसके चलते इन्होंने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करी थी। अब मैंने जैसे आपको बताया, बॉडी वारंट भी एप्लीकेशन दी गई थी, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब जो है इनके कल जो है बेल की सुनवाई थी सीबीआई वाले मामले में, जिसको जो अब ऑटोमेटिकली टल जाएगी क्योंकि इनकी गिरफ्तारी इस चीज में हो चुकी है। और एक अहम बात यहाँ पर ये आ जाती है गरिमा कि अब ईडी जो है वो अपनी रिमांड के लिए, क्योंकि कन्फ्रंट कराएगी, साक्ष्य तथ्य हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, और किस तरीके से मनी ट्रांजैक्शन हुआ है वो पूरे ट्रेल को जो है ईडी निकालेगी, और जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको कन्फ्रंट कराएगी। और इसमें सबसे अहम बात ये आती है कि ड्राफ्ट, जब पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही थी तो उस वक्त के तत्कालीन जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है वो अब तक सस्पेंड चल रहे हैं। उनका भी जो स्टेटमेंट है 164 का जो स्टेटमेंट वो भी बहुत मायने रखेगा मिताली। निश्चित तौर पर आपने जितनी भी तमाम चीजें बताई, जो सत्य बताया, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस से जुड़े हुए मसलों को इंटेरोगेट करता है, और ये जो अरेस्टिंग हुई है ये मनी लॉन्ड्रिंग में ही हुई है। खैर, लेकिन जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब जो बेल प्ली पर सुनवाई होनी थी वो टल गई है, यानी कि कल उनके छूट जाने के आसार या फिर बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग के आसार अब बिल्कुल जीरो हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मिताली आपका इस बातचीत के लिए।
तो ये बेसिकली इस तरीके से दिल्ली का शराब घोटाला आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके ठीक पहले एक और बड़ा चैप्टर दिल्ली के शराब घोटाले में जुड़ा। दिल्ली की सियासत का संकट सिसोदिया की जान के संकट तक पहुंचा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि सिसोदिया की हत्या की साजिश बीजेपी रच रही है। हालांकि इस पर बीजेपी ने भी फिर पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल के हवाले कर दी, क्योंकि जेल का पूरा जो मैनेजमेंट है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और इसी शराब घोटाले ने सियासत के भी तमाम रंग खोले हैं। ईडी और सीबीआई को संदेह के कटघरे में खड़ा किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां चाहती हैं कि सत्य को सतह पर लाया जाए। होली के दिन भी दिल्ली की सियासत में आरोपों के रंगों की बौछार थी और मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया। निशाने पर फिर बीजेपी है और आरोप ये कि सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला गया ताकि उनकी हत्या कराई जा सके। दिल्ली के खतरनाक क्रिमिनल्स, अपराधी, पेशेवर अपराधी कुछ तो इतने मानसिक तौर पे बीमार हैं कि आप उनको इशारा कर दीजिए वो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। वो सब लोग उसी जेल में हैं। तो क्यों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इतने नजदीक इस तरीके के गैंगस्टर्स को, इस तरीके के क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है? हत्या का आरोप कोई छोटी बात तो नहीं है, लेकिन शराब घोटाले पर सियासी नफे नुकसान को लेकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने जेल में मनीष सिसोदिया की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार पर डाल दी है। बोले यार ये तो बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है। एक तरफ सिसोदिया की हत्या की साजिश की आशंका है तो दूसरी तरफ तिहाड़ में मनीष सिसोदिया के पास फोन को लेकर बीजेपी के सवाल हैं। इधर शराब घोटाले का नया ट्विस्ट तेलंगाना से जुड़ा है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी ईडी ने जैसे ही समन जारी किया, उन्होंने इसे तेलंगाना चुनाव को प्रभावित करने का प्रोपेगेंडा बता दिया। Because Telangana assembly polls are there in this November December, तो the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाए। तिहाड़ में मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन था। शराब घोटाले का सियासी सत्य सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जांच एजेंसियां सियासत से नहीं बल्कि तथ्य के जरिए सत्य की तलाश में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और एक और बड़ी खबर, जैसे ही ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, इसके ठीक बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया और उन्होंने ये कहा कि कल क्योंकि जमानत पर सुनवाई थी और इसके बाद सिसोदिया रिहा हो जाते, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि सिसोदिया रिहा हो। ये बड़ा स्टेटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। कल सुनवाई के बाद सिसोदिया रिहा हो जाते और सरकार नहीं चाहती कि सिसोदिया बाहर आए जेल से। ईडी की इस कार्रवाई पर जो अरेस्टिंग हुई है, थोड़ी देर पहले हमने आप तक खबर पहुंचाई कि सिसोदिया को अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। इसी पर केजरीवाल का ये इस समय का सबसे बड़ा और सबसे अपडेटेड लेटेस्ट बयान हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा पलटवार अरविंद केजरीवाल का ईडी की गिरफ्तारी पर, ईडी की कार्रवाई पर कि सिसोदिया को जेल में रखना चाहती है सरकार, नहीं चाहती कि वो जमानत पर बाहर आए और इसीलिए इस टाइमिंग पर ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है। शराब घोटाले का सत्य सामने आना भी बाकी है, लेकिन सियासत का पूरा सत्य बाहर आ रहा है। लेकिन इधर बिहार की सियासत की तरफ भी रुख करेंगे और तस्वीर आपको बिहार के महागठबंधन की भी दिखाएंगे, क्योंकि वहां भी समीकरण लगातार बन रहे हैं, बनते बनते बिगड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से बाहर गए और उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार से Y+ सिक्योरिटी मिल गई है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, ये नीतीश की पार्टी के लिए बौखलाहट का सबब बन गई हैं। इसी बहाने जेडीयू को बीजेपी पर हमलावर होने का आधार मिला है। हालांकि आरोप के मुताबिक ये सब कुछ 2024 की तरफ बढ़ता हुआ महज सियासी काफिला है। कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया, तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है।
अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? उपेंद्र कुशवाहा का बिहार के महागठबंधन से जाना और फिर केंद्र की तरफ से Y+ सिक्योरिटी मिलना, क्या 2024 में महागठबंधन के समीकरण को बिगाड़ने की तैयारी है? क्योंकि केंद्र के इस निर्णय के बाद जेडीयू भन्ना गई है और उपेंद्र कुशवाहा को जीरो पर आउट होने वाला खिलाड़ी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है तोड़ मरोड़। क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या हुआ भाई? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बिहार में भी वो करना चाहते थे, लेकिन उनके करने के पहले हम लोग सचेत होकर हम लोगों ने कदम उठाए। महागठबंधन का बंधन दरक रहा है, एक एक कर संगी साथी साथ छोड़ रहे हैं। 2024 की परीक्षा सिर पर है, पहले मुकेश सहनी, फिर नीतीश के बेहद करीबी उपेंद्र कुशवाहा, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद जीतन राम मांझी भी अपनी राह पकड़ लें, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो नीतीश के निर्णय पर पहले ही प्रश्न उठा चुके हैं। कोई घटना ना हो इसके लिए सुरक्षा के ख्याल से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है, क्योंकि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है और राज्य सरकार की पुलिस तो खुद ही पीट रही है थाने में। तो निश्चित रूप से केंद्र ने उनके आग्रह पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है, तो इसमें हमें नहीं लगता है किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। जो भी राज्य सरकार के खिलाफ पिछले दिन जो भी हुआ, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ इससे परिलक्षित हो रहा है। एनडीए छोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दुविधाएं बढ़ी हैं। नीतीश सीएम और पीएम के बीच कहीं उलझे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनके तमाम करीबियों का साथ छोड़ जाना 2024 के गणित को भी दुरूह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो महागठबंधन का ये बंधन दरकता हुआ नजर आ रहा है। 2024 की बिसात तैयार हो रही है, लेकिन 2024 की बिसात में कौन किस तरफ खड़ा होगा और कौन किसके विरोध में खड़ा होगा, ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन हम सियासत के सत्य को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि अवसरवादिता सियासत का परम सत्य कई मौकों पर नजर आता है, लेकिन ये सत्य जब बिल्कुल सतह पर तैरता है तो साफ नजर आने लगता है। ओवैसी ने आज इसी सत्य का अनावरण किया। आरोप ये लगाया कि शरद पवार अगर शादाब होते तो बीजेपी की बी टीम का तमगा पा गए होते। ओवैसी का इशारा किस तरफ था, क्योंकि नागालैंड में एनसीपी और बीजेपी की सरकार में साझेदारी हो गई है। ओवैसी इसी की तरफ निशाना साध रहे थे। उधर नागालैंड में साथ हैं बीजेपी और एनसीपी, और महाराष्ट्र में दोनों की सियासत एक दूसरे के धुर विरोध पर टिकी है। यही है सियासत की अवसरवादिता। रिपोर्ट देखिए। 2014, 2019 और अब 2024। यक्ष प्रश्न ये है कि बीजेपी अपने दम पर वापसी करेगी या फिर विपक्ष के नेता गठबंधन की मुकम्मल तस्वीर बना पाएंगे। लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष और मौका परस्ती का दस्तूर 2024 में फिर बीजेपी को वॉक ओवर देता दिख रहा है। पहले ममता बनर्जी का ऐलान और अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की सियासी मौका परस्ती ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना साधने का मौका दिया है। ओवैसी पिक्चर में आ गए हैं। दरअसल जो शरद पवार बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं चूकते, वही शरद पवार नागालैंड में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और इसी पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज सामने आया है। अगर शरद पवार शादाब होते तो जाहिर तौर पर उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता। आपको याद है ना कि आपकी सरकार के मंत्री को ही इन लोगों ने जेल पहुंचाया था। अब आप ही उनका समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार कई सालों से पावर सेंटर से दूर हैं और मोदी के शिंदे स्ट्रोक ने एक तीर से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को धराशायी कर दिया है। शरद पवार साहब क्या कर रहे हैं? बीजेपी के साथ हाथ मिला दिया नागालैंड में जाकर उन्होंने। अब उनको कोई नहीं कहेगा कि ये असल बी टीम है उनकी। यहाँ तो बीजेपी को गालियां वक्त है, वहाँ जाके हाथ मिला देते हैं, वहाँ निकाह कर लेते हैं जाकर और इल्जाम का ठिकाना हम पे कि हम बी टीम है। ओवैसी जी भी अद्भुत बात करते हैं। एनसीपी और शरद पवार जी नागालैंड में बीजेपी की बी टीम। बीजेपी के कई प्रत्याशी हारे हैं और एनसीपी के प्रत्याशी जीते हैं। तो कोई ऐसा कभी दुनिया में राजनीति में होता है कि आपकी बी टीम एक बनाई जाती ताकि ए टीम को हराया जाए? अपनी राजनीति के लिए ओवैसी जी कुछ भी कह सकते हैं। लगातार चुनाव में हार और विपक्षी एकजुटता का किसी न किसी बहाने भटक जाना शरद पवार के साथ साथ पूरे विपक्ष के ब्रेन ड्रेन की वजह बन गया है।
और शायद इसीलिए ना किसी का फैसला स्पष्ट है और ना ही नीतियां। हर मुद्दे पर बीजेपी विरोध के बावजूद एनसीपी का नागालैंड में बीजेपी के साथ सरकार बना लेना ये जाहिर करता है कि राजनीति सिर्फ अवसरवाद का नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अवसरवादिता, और ये अवसरवादिता का जो सत्य है, क्या इसी को हम सियासत का सत्य समझ लें? अंकित मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अंकित, तमाम लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी जो है वो विरोध की राजनीति करती है बीजेपी की, लेकिन उधर नागालैंड में क्योंकि थर्ड सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी बिगेस्ट पार्टी बनकर उभरी है एनसीपी, तो इसीलिए चाहा गया कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें शामिल कर लिया जाए। तो क्या माना जाए कि शरद पवार भी अवसरवादिता का शिकार होते हुए भूल गए हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ और किस तरीके से उन्हें पावर सेंटर से दूर होना पड़ा? देखिए, राजनेता एक चीज मानते हैं राजनीति में कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, और इससे शरद पवार खुद भी अछूते नहीं हैं। और शरद पवार तो वैसे भी किंग मेकर कहे जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कैसे सरकार में साथ देना है और सरकार में खुद को स्थापित करना है, ये शरद पवार से बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन इसी अवसरवादिता को अगर आप दूसरे नजरिए से देखेंगे, चश्मे के दूसरे पहलू को देखेंगे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी नजर आएंगे, तो आपको स्थिति और भी एक नई बनती हुई नजर आएगी, जहां वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन पर लगता बी टीम का, बीजेपी का आरोप कहीं ना कहीं इस आडंबर को तोड़ने के लिए उन्हें हथियार मिल गया है। जब वो ये कहते हैं कि शरद पवार अगर शरद ना होकर के शादाब होते तो बहुत अच्छा होता और धर्मनिरपेक्ष, इस पर भी सवाल उठा देते और इन्हें बी टीम का हिस्सा बना देते। यानी खुद पर बी टीम का जो दाग लगता रहा है या जो आरोप लगते रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं यहां पर साफ तौर पर साफ करने की कोशिश करते हुए एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ, दूसरे चश्मे की तरफ आप जाएंगे तो शरद पवार को देखेंगे तो उन्होंने ये तो कहा कि समर्थन पार्टी को दे दिया है, समर्थन हमने सरकार को दे दिया है, क्योंकि नागालैंड के हम विकास को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी का जिक्र वहां पर भी कहीं नहीं किया है। लेकिन मजबूरियों का आलम भी कई बार ऐसा होता है कि सियासत में खुद को सिरमौर करने के लिए उन लोगों को भी अपने साथ ले लेना पड़ता है जिसको आप कतई पसंद नहीं करते। फिर चाहे उनकी सरकार खुद आपने देखी थी कि कैसे रही थी, और उसके बाद आपकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ठीक कह रहे हैं अंकित, लेकिन कुल मिलाकर ओवैसी को यह लगता है कि अगर शरद पवार की जगह शादाब होता, यानी कि शरद की जगह शादाब होता, कोई मुस्लिम व्यक्ति होता, तो उसे बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया जाता। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि वो ना कभी बीजेपी के साथ गए हैं और ना ही आने वाले भविष्य की सियासत में कभी भी वो बीजेपी के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन अब जिक्र चलते चलते राहुल गांधी का भी। आप ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं, और राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन के दौरे पर क्या क्या कहा है वो भी देश की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता उनके ब्रिटेन दौरे ने और ज्यादा बढ़ा दी है। उनके बयानों को एक बार फिर से संदेह के दायरे में ला दिया है। और इस बार खबर का सत्य यह है कि ब्रिटेन में राहुल गांधी को कांग्रेस के ही एक समर्थक ने आईना दिखाया है। उदाहरण स्वयं उनकी दादी इंदिरा गांधी का दिया है और कहा है कि विदेश में देश के आंतरिक मामलों पर बोलना परिपक्वता का सूचक नहीं। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. राहुल गांधी का ब्रिटेन दौरा विवादों का दौरा बन गया। देश के आंतरिक मामलों को लेकर दिए गए उनके तमाम बयान न सिर्फ विरोधियों के निशाने पर आए, बल्कि अब उनके अपने समर्थक भी इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए उन्हें नसीहतें दे रहे हैं। नसीहत ये है कि वैश्विक मंच पर देश के आंतरिक मामलों पर न बोला जाए। Mrs. Gandhi, your grandmother, was like an elder sister to me. She helped me a great deal and she was a wonderful woman. When she came here in a press conference in London, after being imprisoned by Morarji Desai, a journalist asked her, "What is your experience of prison in India?" And she said, "I don't want to talk anything bad about India in this conference. Now you are being constantly attacked in the Indian media for your Cambridge lecture. I hope that you will take some lesson from what Mrs. Indira Gandhi said, because I am your well-wisher." ये वीडियो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है और इसी के जरिए राहुल गांधी पर कई सवाल उठाए। भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते कि वो वास्तव में पप्पू हैं।
उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उनके भारत विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। सेल्फ गोल करना राहुल गांधी की पुरानी आदतों में शुमार है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक संजीदा नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की एक कोशिश जरूर दिखी, लेकिन ठीक इसके बाद ब्रिटेन दौरे पर कहा गया एक बयान उन्हें फिर से अपरिपक्व नेताओं की जमात में खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। रमेश सिंह मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ हैं इस खबर का सत्य हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि रमेश हम लगातार बयान सुन रहे हैं ब्रिटेन दौरे पर राहुल गांधी के। कभी वो देश की सर्वोच्च अदालत को बोलते हैं, कभी आरएसएस को बोलते हैं, पेगासस पर बोल रहे हैं, देश के लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर बोल रहे हैं, चुनी हुई सरकार पर बोल रहे हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है इस ब्रिटेन दौरे का, जब उन्हीं के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक उन्हीं की दादी का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बचना चाहिए, आंतरिक मामलों पर बोलने से बचना चाहिए। ऐसे में क्या कांग्रेस का राहुल गांधी के बयानों को डिफेंड करता हुआ कोई डिफेंसिव अप्रोच सामने आया है क्या? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि वो विपक्ष के नेता हैं, वो विदेश में जाके सरकार की तारीफ नहीं कर सकते। पर सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में फैसला दे दिया, उसके बाद उस पर किस तरह से वो आरोप लगाते हैं, मीडिया को किस तरह से आरोप लगाते हैं, लगातार उन मुद्दों पर जिसमें कि देश की छवि खराब होती है, आप वो विदेश में मंच पर कैसे उन बातों को रख सकते हैं। और यही बात सिर्फ किरण रिजिजू ने नहीं कही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी ट्वीट किया है, उनकी बात की आलोचना की है कि कैसे एक विपक्ष का नेता भारत की छवि को खराब कर सकता है। और उससे बड़ी बात कि चीन की तारीफ करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो किरण रिजिजू का आरोप है कि वो तो बयान देके चले आते हैं, पर षड्यंत्रकारी जो शक्तियां हैं जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रही हैं, और षड्यंत्रकारी शक्तियां भारत की कौन है? सबसे ज़्यादा चीन, पाकिस्तान। वो लगातार उनके बयानों का इस्तेमाल भारत की जो छवि है उस छवि को खराब करने के लिए कर रहे हैं। ये एक गंभीर मसला है और इस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सोचना चाहिए। परिपक्वता की जो बात है, जो मैच्योरनेस है, वो राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में दिखा रहे थे और उससे एक अच्छी छवि बनी थी उनकी देश की जनता के बीच। और वो आप देखिए कि जब वो विदेश जाते हैं तो उनकी वो सारी जो छवि बनी हुई थी उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को गंभीरता से सोचना चाहिए और उनके जो एडवाइजर हैं, खासकर जो राजनीतिक जो सलाहकार है, उनको भी सोचना चाहिए कि कैसे राहुल गांधी की छवि एक मजबूत नेता के रूप में बनाई जाए, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सके। बिल्कुल रमेश, आप ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि इस बार जो हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ, और अप्रत्याशित ये हुआ कि जिस फोरम को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे उसी फोरम में से कोई बुजुर्ग उठते हैं, और वो बुजुर्ग कांग्रेस के न सिर्फ प्रशंसक हैं बल्कि कांग्रेस के समर्थक भी हैं। वो इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं या बने हुए हैं साथ में, वो नसीहत देते हैं। तो ये यहाँ पर कम से कम एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर, आईने के तौर पर ये नसीहत सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका इस बातचीत के लिए। और जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जब जब विदेश में वैश्विक मंचों पर ये कहा जाता है, इस तरह की कोई भी बात कही जाती है, तो हम यूनियन ऑफ इंडिया के आइडिया को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। ये बात बस समझ में आनी जरूरी है। खैर, इसी के साथ सत्य में आपसे आज के लिए इजाजत चाहेंगे। कल फिर कुछ और खबरों का सत्य आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।